जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल ब्रिलियंट आईक्यू पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने एनसीईआरटी के सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। उसमें आज ये 8th की एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। तो दोस्तों, इस एनसीईआरटी के चैप्टर को समझने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो कह रहा है, औपनिवेशिक समाज में शहरों का क्या हुआ। औपनिवेशिक समाज में शहरों का क्या हुआ। तो औपनिवेशिक का मतलब क्या था, आपको मैंने बताया था, 7th क्लास में बताया था कि औपनिवेशिक का मतलब था कि जो अपने मात्र देश के हित के लिए काम करता था। मात्र देश, जैसे मान लीजिए अंग्रेज यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनका हित कहाँ से जुड़ा था, इंग्लैंड से जुड़ा था, तो उसे ही कहा गया औपनिवेशिक। ठीक है, आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया था। आपने देखा कि जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई तो गांव का जीवन कैसे बदला। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों का, सूरत जैसे बंदरगाह का, या कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। हम देखेंगे कि जो गांव में माहौल था उसके एवज में शहरों में उस टाइम पे क्या हो रहा था। लेकिन देखा जाए तो जितने भी अलग अलग प्रकार के शहर थे, उन सब में एक जैसे परिवर्तन हमें देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ मंदिर शहर थे तो कुछ बंदरगाह शहर थे। कुछ में उत्पादन ज़्यादा होता था तो कुछ शहरों में उत्पादन कम हुआ करता था। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में कुछ अंतर नजर आएगा और उनके कई सारी चीज़ों में हमको अंतर दिखाई देगा। पश्चिम विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। औद्योगिकरण यानी मशीनीकरण, औद्योगिकरण यानी मशीनीकरण की खोज हो चुकी थी। ब्रिटेन में लीड्स ऑफ मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिम यूरोपीय शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा कि जो यूरोप के शहर थे, जैसे मैनचेस्टर, लीड्स, इनका जो विकास हुआ बहुत तेजी से हुआ, और जो गांव के लोग थे वे इन शहरों की तरफ क्या हुए, प्रवासित हुए। इसलिए हुए क्योंकि लोग जो है नौकरी की तलाश में, किसकी तलाश में, नौकरी की तलाश में, मकान की तलाश में और अन्य सुविधाओं की तलाश में इधर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब हम उसी टाइम पीरियड की तुलना भारतीय टाइम पीरियड से करते हैं, 19वीं सदी से करते हैं, तब हम पाते हैं कि जैसा विकास पश्चिमी यूरोप में देखने के लिए मिलता है वैसा विकास भारत में नहीं हो पाया। उसके पीछे क्या कारण था? 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। जो इंग्लैंड की जो प्रेसिडेंसी थी, अगर हम भारत के नक्शे को देखते हैं, भारत नक्शे को देखें तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये ट्रायंगल शेप जो था, ये ट्रायंगल शेप ही क्या था, अंग्रेजों का प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित हुआ। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। बिल्कुल, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चालू हो गई तो जो भारत की जो मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग थी भारत से रिलेटेड, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। और जो व्यापारिक केंद्र थे और बंदरगाह थे वो अपनी पहले ही जैसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहे और उनकी शिफ्टिंग हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र स्थापित हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए।
इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मतलब जहां पश्चिमी यूरोप शहरीकरण के दौर से गुजर रहा था, भारत में उसी टाइम पीरियड में विशहरीकरण हो रहा था। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। भारत के केवल 11% लोग ही शहरों में रहे थे। प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं? शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों यानी व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ऐतिहासिक शाही शहर 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। मतलब एनसीईआरटी दिल्ली को केंद्र में रखकर आपको बताना चाह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था भारत में। नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थीं? आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है? इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। जमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बनाई गई। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद किसने बसाई थी? शाहजहानाबाद शाहजहां ने। इसकी स्थापना 1639 में हुई। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में हुई थी। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थीं। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। चांदनी चौक के बीचों बीच क्या थी? नहर थी। जो आपका आज का आप दिल्ली में चांदनी चौक आपने देखा होगा, उसके बीचों बीच नहर जाती थी। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजार से घिरी जमा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करता था। यहाँ कई दरगाह, खानाखा, ईदगाह, बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, खामोश कुल दे शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों के नाच था। वो दिल्ली वालों को नाच था। ये दरगाह किसे कहते हैं? खानकाह किसे कहते हैं? दरगाह क्या कहलाता है? खानकाह क्या कहलाता है? और ईदगाह किसे कहते हैं? और कुल दे शेख का मतलब क्या होता है? इसे देखते हैं। दरगाह किसे कहते हैं? सूफी संत का मकबरा जो होगा उसे दरगाह कहा जाता है। खानकाह कहा जाता है यात्रियों के लिए विश्राम घर और एक ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं और नृत्य संगीत कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। ईदगाह कहा जाता है मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। कुल दे शेख का मतलब एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा था दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एक एल्बम के पन्ने हैं। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में ही आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत था। हवेलियों के बीच
गरीबों की असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। त्योहारों और जलसों जुलूसों में तब तब जब जब टकराट भी फूट पड़े थे, सो अलग। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का पूर्वी दरवाजा, ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। ये नई दिल्ली का नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, इसको देखने से पहले एक स्रोत देख लेते हैं। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब। 1739 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे मुगल सत्ता थी और मुगलों की यहाँ पे हार हुई थी। कोहिनूर का हीरा नादिर शाह लेके यहाँ से चला गया था और तख्त ए ताबूत भी लेके यहाँ से गया था। शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में 18वीं सदी के उर्द शायर मीर ताकि मीर कहते हैं, दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दायर के। मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक जमाने में दुनिया का सबसे भव्य शहर थी। नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। 1803 में अंग्रेजों ने मराठा को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। एक अतीत का ध्वंस हुआ। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियां अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे, बड़े प्यार से बोला गया है, सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते। वे भी उर्दू फारसी संस्कृति शायर का मजा लेते और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण का काल बताते हैं। गुल फरोशान यानी फूलों का त्यौहार। पुनर्जागरण इसका शाब्दिक अर्थ है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर रचनात्मक गतिविधियां होती हैं। स्रोत 2 जो दिया गया है, कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ करता था। दिल्ली में आ रहे बदलावों पर गालिब गहरे तौर पर दुखी थे। उन्होंने दिल्ली के अतीत पर लिखा, क्या लिखूं दिल्ली की जिंदगी, तो किले चांदनी चौक, जमुना के पुल पर जमने वाले चौकड़ियों और सालाना गुल फरोशान से धड़कती है। जब ये सारी चीज़ें ही यहाँ नहीं हैं तो दिल्ली जिंदा कैसे रह सकती है। हाँ, हिंदुस्तान में कभी इस नाम का भी शहर हुआ करता था। किस नाम का? गुल फरोशान। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया, इसका अर्थ है कि जब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा से नियंत्रण स्थापित किया तो ये बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया, जब गुस्साए शेर शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले। ना जाने कितने औरत मर्द आम और घास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया।
अंग्रेजों ने उन्हीं वर्मा अब म्यांमार में भेज दिया, उन्हें वर्मा में भेजा। किसको? बहादुर शाह जफर को। उनका दरबार बंद कर दिया गया, कई महल गिरा दिए गए, बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया, वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखना चाहते थे। खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जिन्नत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जमा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढा दिया गया, नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया। ये कहना चाह रहे हैं कि 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने निर्बलतापूर्व यानी बहुत क्रूर तरीके से, बोला जाए तो क्रूर तरीके से दिल्ली के 1857 की क्रांति को ख़त्म किया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को चार दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिम दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन इलाके में रहने लगे। सिविल लाइन जो विश्वविद्यालय के पास पड़ता है, आपने देखा होगा। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व की अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मालिका घोषित करने के लिए एक दरबार आयोजित किया। मालिका का मतलब सामग्री। लिटन ने 1857 के बाद रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया। ठीक है। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाह और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र पूरी तरह तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। 1911 में जब जॉर्ज परचम इंग्लैंड का राजा बना तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया। इस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, 1911 में जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का इसी दरबार में ऐलान किया गया। 1911 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी, कलकत्ता के जगह पर। रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित वायस रिगल पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का जो पुराना नाम था उसका नाम था वायस रिगल पैलेस। ये किस पहाड़ी पर बनाई गई है? रायसीना पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल यानी राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले किंग्सवे यानी वर्तमान राजपथ को उस टाइम पे किंग्सवे कहा जाता था और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान का दिखाई देता। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। उस टाइम भी अंग्रेजों ने, जैसे सांची का स्तूप बना था लगभग
उसी डिजाइन से राष्ट्रपति भवन का निर्माण कराना चाहा। लाल भुरभुरे पत्थर का इस्तेमाल किया गया और नक्काशीदार जालियों की से प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई। लेकिन नई इमारतें में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी, इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जमा मस्जिद से भी ऊंचा हो। यह काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहांबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। मतलब अंग्रेज यहाँ के भारतीयों से अलग रहना चाहते थे। इस इलाके पहले शाहजहानाबाद में अंग्रेज और भारतीय दोनों साथ साथ रहते थे, अब वे दोनों अलग अलग रहने की सोच रहे थे। ठीक है, उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा है पुरानी दिल्ली में। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। स्रोत 3 कहता है नई दिल्ली की कल्पना। नई दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने यह वजह बताई थी। यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। वाह! वास्तुकार हॉबर्ट बेकर की राय में, हॉबर्ट बेकर का नाम आप याद रखना, आपसे कभी पूछा जाए नई दिल्ली का निर्माण का वास्तुकार कौन था, तो हॉबर्ट बेकर था। नई राजधानी अच्छे शासक और एकजुटता का प्रमाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, यह एक पनपती हुई नई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम की श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। दिल्ली के वास्तुशिल्प में इस महान तथ्य की झलक दिखाई मिलनी चाहिए। क्या बात है! विभाजन के समय का समय जीवन। विभाजन के समय कैसा जीवन रहा था? 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। ठीक है, जो सीमा थी पाकिस्तान और भारत की, जो आबादी प्रवास कर रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, छोटी मोटी आबादी नहीं थी। इसका नतीजा हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे चालू हो गए। ये जो दंगे चालू हुए थे, एक फिल्म है मिंटो, आप इसको देख सकते हैं। आपको इस विभाजन के साथ जो भी दंगे उंगे हुए थे उसके बारे में काफ़ी नॉलेज और अच्छी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उसके घर बार बार लूटकर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ली। शाहजहानाबाद में लवारिस मकानों पर कब्जों के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतज़ार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। यानी अब भारत से पाकिस्तान की तरफ पलायन हो रहा था और पाकिस्तान से भारत की तरफ। इससे काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी कि फटाफट अपने सामान को ले जाया जाए और एक दूसरे के इलाके से इधर उधर जाया जाए। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई। जब 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों और फौजी बैरकों और बाग बागीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जा करने का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर, तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थीं।
दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान स्टॉल खुलवाए गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खुलवाए गए। पर शरणार्थी थे, शरणार्थियों की ज़रूरत पूरा करना भी भारत का क्या था, कर्तव्य था। इसके लिए उनके लिए दुकानों की व्यवस्था की गई, स्टॉलों की व्यवस्था की गई, स्कूल और कॉलेज भी खोले गए। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लोहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसाय में काफ़ी सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। पुराने शहर के भीतर एनसीईआरटी पुराने शहर की तरफ आपको लेके जा रही है। इसी बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरों की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं। यह ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती थीं। 19वीं सदी के आखिरी में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया था और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोग को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। आपने देखा जो शाहजहानाबाद एक टाइम पे बहुत अच्छा यहाँ निकासी प्रणाली थी, पानी की व्यवस्था थी और ये बहुत अच्छा शहर हुआ करता था। जब अंग्रेज़ों ने नई दिल्ली की स्थापना कर दी 1911 में, उसके बाद शाहजहानाबाद पे ध्यान देना बंद कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आनी चालू हो गई। जैसे निकासी की प्रॉब्लम, पानी पीने का साफ पानी की प्रॉब्लम, ठीक, बहुत सारे पैसे यहाँ पे खर्च भी किए गए, लेकिन इस प्रॉब्लम को आज तक सॉल्व नहीं किया गया है अच्छे से। हवेलियों का पतन कैसे हुआ? 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसे कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये चार दीवारी से घिरे दलान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते। भीतरी दलाल और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था। उनमें फर्नीचर बहुत कम होता। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक कभी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। उनमें गाड़ीवानों, तंबाकू लगाने वालों, मशालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। इतने बड़े बड़े महल हुआ करते थे। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासक के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकानों या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यापारी वर्ग के नियंत्रण में चली गई। बहुत सारी उपयोग न होने के कारण बेकार हो गई।
औपनिवेशिक बंगले की इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवां छत वाली इमारत होती। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता। देखो इमारतों की भव्यता। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों की क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए गए थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। ये वाक्य आप लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि उस टाइम पे हवेलियां कैसी होती थी आपको देखना है। इनमें इंपॉर्टेंट वर्ड कोई सा भी नहीं है। एक वर्ड है अमीर। अमीर का मतलब होता है कुलीन वर्ग का व्यक्ति। नगर पालिका की योजना उन्होंने कैसे बनाई थी? 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके भयानक भीड़ है। 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है, यानी पुरानी दिल्ली में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोग का औसत था। कितना अंतर था पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए शहर का चौराहा बाजार की तरफ ढकेल दिया जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने की में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी इन स्थानों पर जल आपूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए, जहां पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बांटी गई। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी। ये कुछ अन्य तथ्य हैं इस चैप्टर का, जो हर चैप्टर में एनसीईआरटी लास्ट में देता है। दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर ने क्या किया था? अगर चित्र 16 और चित्र 17 को देखें तो पाएंगे कि दोनों इमारतों में भारी समानता है। ठीक है, देखो इसकी भी ये गुंबद देख सकते हैं आप, इसका भी देख सकते हैं। इमारतें बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों की हैं। इस बात से क्या पता चलता है, देखते हैं। 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यहीं बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन व यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा किया। चित्र 17 में दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोशिया शहर की यूनियन बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये प्रिटोशिया शहर की बिल्डिंग है, जिसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की थी। इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी इस्तेमाल किया है। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ी पर स्थित थी। क्या आपने ध्यान दिया कि सत्ता में बैठे लोग नीचे से ऊपर की ओर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते थे? बिल्कुल, जो राष्ट्रपति भवन था वो भी रायसीना पहाड़ी बनाया गया था, यानी पहाड़ी पे बैठ के नीचे देखना है। और जो ये प्रिटोशिया महल है ये भी पहाड़ी पर ही बनाया गया था। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों ही शाही दफ्तरों के लिए बनवाया गया था। तो आप ये जो चैप्टर 6 है यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, जिनको आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है और इनके उत्तर आपको देने हैं।
क्वेश्चंस के आंसर आप 100 वर्डों में देंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्या सीखा आपने इस चैप्टर से, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।